हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक लीगल कॉन्सेप्ट की जो कि है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट हमें गिवन है अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एज द नेम सजेस्ट, डाइंग डिक्लेरेशन ये एक स्टेटमेंट है जो कि कौन देता है, एक डाइंग पर्सन देता है। इट इज एन स्टेटमेंट दैट इज मेड बाय अ डाइंग पर्सन और वो अपने स्टेटमेंट में ये एक्सप्लेन करता है कि किन सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ। तो ये जो वर्ड है डाइंग डिक्लेरेशन, ये अपने आप में जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीनिंग है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो कि एक कॉन्शियस पर्सन जो उस समय कॉन्शियसनेस में होता है एंड अबाउट टू डाई, या फिर उसे पता होता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, और इसीलिए वो एक स्टेटमेंट बताता है जो उसमें वो ये बताता है कि किन सर्कमस्टांसेस में या किसने उसकी डेथ हुई, किस वजह से उसकी डेथ हुई, वो ये सब कुछ अपने उस स्टेटमेंट में बताता है। डाइंग डिक्लेरेशन को एक क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी एविडेंस माना गया है, मेड अपॉन दी जनरल बिलीफ कि एक मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम मरने वाले हैं, हम दुनिया से जाने वाले हैं, देयर आर गॉड फियरिंग पीपल। तो इसीलिए ये मान के एक जनरल बिलीफ रखा जाता है कि एक मरता हुआ इंसान जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, और इसीलिए इसे एक क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी एविडेंस माना गया है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इसका मतलब क्या है? दैट इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ हियर्स। यानी हम जनरली एविडेंस एक्ट के अंदर हियर से एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब तक कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने जो है एक पर्सन गवाही नहीं देता कि ऐसा ऐसा हुआ, तब तक हम उसे नहीं मानते। हियर से एविडेंस यानी ए ने बी को कुछ कहा और बी ने जाके कोर्ट के सामने कहा या बी ने जाके सी से कहा, उस एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर देखा जाए तो डाइंग डिक्लेरेशन एक हियर से एविडेंस ही है, क्योंकि मरता हुआ इंसान जो मर जाएगा कुछ ही पलों में, वो खुद तो जाके कोर्ट के सामने गवाही दे नहीं सकता। उसने क्या किया, ये बात किसी दूसरे इंसान को कही और वो दूसरा इंसान जो है ये बात कोर्ट में बताता है। तो इसीलिए ये हियर से एविडेंस है। जनरली इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एविडेंस, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन है किसका, हियर से एविडेंस का, जो कि प्रोहिबिट करता है, हियर से एविडेंस जनरली प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ अ स्टेटमेंट बाय समवन अदर देन द पर्सन who repeated it while testifying during the trial। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इसका क्या है, एक्सेप्शन है। अब डाइंग डिक्लेरेशन भी कई तरीके के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इट कैन बी ओरल, रिटन, जेस्चर्स, साइन, थंब इम्प्रेशन, किसी भी तरीके से। कोई अगर बोलने की हालत में है तो वो इजीली अपनी बात बोल देता है। कोई लोग जो है लिख के, अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो कुछ लिख कर, कुछ करके वो अपना बताते हैं कि भाई कैसे उनकी डेथ हुई, या फिर वो जेस्चर करते हैं, साइन करते हैं कि जिसने उन्हें मारा है उसकी तरफ उंगली कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो ये बात बता सके कि कैसे हमारी डेथ हुई, किन सर्कमस्टांसेस में जो है हम इस पोजीशन तक पहुंचे। सो it can be in the question answer forms also। so ये सब अलग अलग हैं। there are different types which are provided, और इन different types को जो है डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में माना जाता है। जब एक मैजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड करता है डाइंग डिक्लेरेशन, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट इट शुड बी डन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ठीक है, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो उस फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, कि कुछ सवाल पूछा, उसका जवाब हाँ दिया ना दिया, बिकॉज इट्स इजी। इफ अ पर्सन इज डाइंग तो वो पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पाएगा। तो उससे क्या कहा जाता है कि आपको किसी ने मारने की कोशिश की, आपका किसी ने मर्डर किया, हाँ नहीं किया है, तो वो नहीं बोलेगा। तो वो इट्स अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म जिसके वे में वो पूछा जा सकता है। तो ये है डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट जो हमें गिवन है अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये एक एक्सेप्शन है किसका, हियर से एविडेंस का, क्योंकि जनरली हियर से एविडेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एविडेंस, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन है
क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि एक मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और इन्हीं ग्राउंड्स पे इस एविडेंस को ट्रस्टवर्दी जो है वो माना जाता है। अब इसी केस के इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे काफी सारे हमारे पास जो है केस लॉज भी है, उसमें से कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट केस है लखन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दैट कि जब ऐसी कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन दी गई है इज ट्रू, ठीक है, और कैन बी रिलाइड अपॉन, ठीक है, कि भाई डिक्लेरेंट है जिसने कहा था वो कॉन्शियसनेस थी, वो मेंटली फिट था, उसे समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, तो जब उसने ये स्टेटमेंट दी तब वो कॉन्शियस था, मेंटली फिट था और रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये समझने के लिए कि उसने जो स्टेटमेंट बोला वो सही है, तो उस स्टेटमेंट को जो है हम कंसिडर कर लेंगे। साथ ही साथ क्या जरूरी है कि उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था, उसने अपनी इच्छा से जो है ये डिक्लेरेशन दिया, ये डाइंग डिक्लेरेशन दिया, किसी के कंपल्शन के अंदर नहीं, किसी के दबाव में आके नहीं। तो जहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ इस तरीके से दिया गया है विदाउट एनी कंपल्शन, वॉलेंटरीली खुद से दिया है, वो पर्सन कॉन्शियस था, मेंटली फिट था, तो उस केस में इस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है कन्विक्शन किया जा सकता है, किसी इंसान को सजा दी जा सकती है। और इस केस में कोई भी और एविडेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी और कॉरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। जनरली अगर इसमें से कोई भी चीज मिसिंग हो कि वो पर्सन कॉन्शियस नहीं था या मेंटली फिट नहीं था, तो फिर क्या होगा, किसी और एविडेंस को भी देखना पड़ेगा कि ये बात सच है या नहीं, जो स्टेटमेंट दी है एक डिसीज पर्सन ने वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो इसमें क्या कहा, इसमें ये सब चीजें बताएं कि अगर ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग में उस पर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट के बेसिस पे हम उस अक्यूज पर्सन को सजा दिला सकते हैं, उसे कन्विक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और केस है, वो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रवीण कुमार। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेजर्स बताए, कुछ टेस्ट बताए ये देखने के लिए कि अगर एक या एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है, जनरली क्या होता है, अ पर्सन इज डाइंग, उसने कुछ टाइम पहले कोई और बात कही, उसके बाद कुछ और बात कही, इस तरीके से उसने 3-4 डाइंग डिक्लेरेशन बोल दी। तो अब कौन से स्टेटमेंट को सच माना जाए, अगर उन स्टेटमेंट्स में कुछ कुछ डिफरेंस है तो कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन किसको हम कंसिडर करें एज एन एविडेंस, वो एक क्वेश्चन हो जाता है और वो डिसाइड करना पड़ता है कोर्ट को। सो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने प्रोवाइड किया दैट देयर मस्ट बी अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द ट्रुथ। उन सारे स्टेटमेंट्स को ढंग से उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और अगर हर स्टेटमेंट एक डिफरेंट वर्जन प्रोवाइड करता है और वो फैक्ट से अलग है, हर स्टेटमेंट का वर्जन अलग है, हर स्टोरी जो वो बता रहे हैं अपने स्टेटमेंट में वो अलग है, देन इन दैट केस द कोर्ट मस्ट ऑप्ट फॉर अदर एविडेंस। उस केस में हम सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर स्टेटमेंट अलग है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर स्टेटमेंट में चेंज हो रहे हैं। तो ये किसने कहा, ये कोर्ट ने कहा कि अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस है तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट केस जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जब हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जब हम मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं जो कि हर स्टेटमेंट अलग है, उनकी कोई सीरीज नहीं है, दोनों तीनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली डाउट अराइज होगा कोर्ट को कि कौन सा स्टेटमेंट को बिलीव करें और कौन सा नहीं। और इस इशू को क्लियर करने के लिए कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए, कुछ टेस्ट बताए, और वो टेस्ट क्या था, वो इम्पोर्टेंट टेस्ट था, टेस्ट ऑफ कॉमन रीजनेबलनेस। यानी आप अपना दिमाग यूज करोगे, आप कॉमन सेंस यूज करोगे, रीजनेबिलिटी यूज करोगे कि कैसे सर्कमस्टांसेस थे, क्या फैक्ट्स थे उस स्टोरी के, और फिर उसके बाद जो है कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको यूज करना है एज एन एविडेंस, वो डिसाइड करेगा कौन, कोर्ट। तो इसके अंदर क्या बताया
टेस्ट ऑफ कॉमन रीजनेबलनेस जो है वो अप्लाई की जाएगी व्हाइल एग्जामिनिंग सच डाइंग डिक्लेरेशन, और उसके साथ साथ जो कॉरोबोरेटेड एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उनको भी देखा जाएगा। तो पूरा ढंग से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस समझे जाएंगे और उसके हिसाब से जो है इसे देखा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमें यूज करना चाहिए। So this was all about dying declaration, which is a legal concept which has been provided to us under section 32 subclause 1 of the Indian Evidence Act. तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इन केस आप लोगों को कोई भी क्वेरी है इन रिगार्ड टू लीगल मैटर्स और लॉ एग्जाम्स, you can reach out to me on my email ID or on my Instagram ID. Link for the same is provided in the description below. Thank you very much.